नमस्कार दोस्तों। हम लोग स्थल खंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्थल खंड में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल खाता है? गुरुमंडल 2780 किलोमीटर, 100 किलोमीटर स्थल मंडल, मतलब स्थल मंडल 100 किलोमीटर, और उत्पात मंडल उत्ताप मंडल जो है कि 200 किलोमीटर। तो केवल इसमें 100 किलोमीटर जो स्थल मंडल दिया गया है, बस वही सही है। तो हमारा आंसर जो है कि हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। तो देखिए स्थल मंडल की जो गहराई है लिथोस्फीयर का, उसका 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद जो है पायरोस्फीयर की गहराई 100 मीटर से 2880 किलोमीटर तक है। स्थल मंडल देख लीजिए। उसके बाद पायरोस्फीयर देखिए, इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक है। उसके बाद तीसरा जो है हमारा है बैरिस्फीयर की गहराई जो है कि देखिए 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इस परत का घनत्व जो है कि 8 से 11 है तथा इसकी रचना लोहा तथा निकेल से हुई है। तो भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी में निम्न 3 मंडल बताए गए हैं। तो पृथ्वी में 3 मंडल कौन है भूकंप की लहरों के आधार पर? तो पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है पैरोस्फीयर और तीसरा है बायोस्फीयर। तो एलपीजी की जगह एलपीबी याद रखिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। पहला है 100, दूसरा है 100 टू 2080 तक, उसके बाद थर्ड है 2080 से लेकर के आगे तक 6000 के लगभग 6000 7000 के आसपास, 7000 से कम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत जो है कि रेडियो धार्मिकता का क्षय है। तो रेडियो धार्मिकता का क्षय जो है कि आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन है। इस क्या है यह स्वतः विखंडन है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। ज्वालामुखी उद्गारों और गैस जल के झरनों से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। साधारणतः पृथ्वी के धरातल से नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। देखिए भूपर्पटी मेंटल और क्रोड के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधार है? तो कौन सी विशेषता आधार है? तो हमारा आंसर है संगठन जो है कि विशेषता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी मेंटल और क्रोड का निर्धारण संगठन के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। महासागर के नीचे इसकी मोटाई औसत निकाला गया है। औसत मोटाई जो है कि 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, महाद्वीपों पर जो है कि 30 किलोमीटर है और महासागर में 5 किलोमीटर है। ये औसत है। भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। जो भूगर्भ में प्रॉपर्टी है ऊपरी भाग, उसके नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए स्थल मंडल का निर्माण जो है कि भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के करते हैं। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से? नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं औसत रूप से, ये DSSP PGT 2021 में पूछा गया कि औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है? तो आंतरिक भाग का घनत्व देखिए 5.5 है औसत रूप से। ये देखिए पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है परतदार सेल से बना है। परतदार सेल, देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि परतदार सेल से बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर मोटाई, यहाँ देखिए कहीं कहीं पर मोटाई जो है कि कई मील है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिकीय सेल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3.00 ग्राम घन सेंटीमीटर है तो कहीं 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाए तो 5.5 घन सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर। आगे चलते हैं।
इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर माना जाता है। पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 39 है। औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का, देखिए क्वेश्चन फिर पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? देखिए कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? तो गहरे समुद्र में प्रवेधन, ये भी देखिए है। दूसरा ज्वालामुखी गतिविधियाँ, तीसरा जो है कि खनन गतिविधियाँ। तो ये तीनों जो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। देखिए आंसर सी है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की संरचना के प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष जो है स्रोत में क्या क्या दिया गया है। तो समुद्र में प्रवेधन विधियाँ, ज्वालामुखी गतिविधियाँ तथा खनन है। जबकि जो भूकंप है वो गतिविधि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत है या अप्रत्यक्ष है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। देखिए यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात दिया गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। आज तक सबसे गहरा, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आज तक सबसे गहरा जो है प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, वो भी रूस द्वारा। क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ पर भूप्रपट्टी में सबसे गहरी खुदाई हुई है? तो देखिए यही क्वेश्चन आ गया। NVS PGT में पूछा गया है। कोला आर्कटिक महासागर में किया गया है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? आंतरिक भाग की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत, अभी आपने पढ़ा कि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं और ज्वालामुखी भूप्रपट्टी में प्रवेधन और खनन ये सभी प्रत्यक्ष स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गहरा प्रवेधन किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में किया गया है सबसे गहरा 12 किलोमीटर तक। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का भूकंप और ज्वालामुखी सुनामी। इससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बहिर्वेधी है? तो बहिर्वेधी कौन कौन सी है? तो जो शंकु है वो बहिर्वेधी है। अगला देखते हैं। देखिए ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकृति में से शंकु भू आकृति बहिर्वेधी है, जबकि बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सील तथा डाइक, मतलब केवल एक को छोड़ के शंकु भू आकृति को छोड़कर शेष सभी जो है कि वो सभी जो है कि ज्वालामुखी आकृतियाँ अंतर्वेदी हैं। मतलब यही केवल बहिर्वेदी है, उसके अलावा ये सभी अंतर्वेदी हैं। जबकि ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है तब निकल कर एक शंकु बनता है। शंकु कैसे बनता है? जब ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है फव्वारे के रूप में, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। आगे चलते हैं। भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन। CB बेट्स, HF रीड, चार्ल्स F रीचर या फिर AJ हेनरी। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर भी है भूकंप से संबंधित प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड जो है कि रीड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? रीड द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंप की आंतरिक रचना सैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूकंप की सैलें रबड़ की भांति लचीली होती हैं।
आगे व्याख्या देख लीजिएगा। भूकंप के इलास्टिक रिबाउंड जो है कि रिबाउंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये भी देखिए केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। तो इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत को जो है कि प्रतिपादित किया था हेनरी फील्डिंग रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी एक प्रकार का है, क्या है सुनामी? चक्रवात है कि परिक्रामी है कि गहरे पानी की लहर है कि छिछले पानी की लहर है? तो चक्रवात सुनामी एक प्रकार का छिछले पानी की लहर है। स्लो वाटर वेव। सुनामी एक प्रकार के छिछले पानी की लहर है क्योंकि सागरी जल की गहराई तथा सुनामी की तरंग ऊंचाई में विलोम संबंध होता है, अर्थात जैसे जैसे सागरी जल की गहराई कम होती जाती है सुनामी की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यही कारण है कि गहरे सागरीय भागों में सुनामी की ऊंचाई न्यूनतम, जबकि महाद्वीपीय मग्न तटों पर पहुंचने पर इनकी ऊंचाई सर्वाधिक 25 मीटर तक या उससे भी अधिक हो जाती है। सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरें हैं। सुनामी क्या है? सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरें हैं जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तलीभ्रंश तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन्न रिएक्टर पर 7.0 से अधिक परिमाप वाले अंतःसागरीय भूकंप द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरापी। मेरापी क्या है? मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मेरापी एक ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर स्थित है? देखिए, तो ये जो है कि इसका आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। तो मेरापी ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो स्ट्रम्बोली को आपको पता है कि स्ट्रम्बोली को ही भूमध्य सागर का लाइट या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रम्बोली। जिन ज्वालामुखियों से लावा, ये देखिए DSSB TGT 2021 में पूछा गया है। जिन ज्वालामुखियों से लावा गैस, राख तथा विखंडित पदार्थ निकलता है उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में जागृत ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 बताई गई है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रम्बोली। देखिए, इटली का एटना और स्ट्रम्बोली है। ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर। यह सदैव प्रज्वलित रहता है, हमेशा प्रज्वलित यानी चमकता रहता है, जिसके आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। दुर्बलता मंडल। देखिए, दुर्बलता मंडल में भूकंपीय लहरों की गति में कमी का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित देखिए कारण जो है कि पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित में से कारक है। दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का प्रमुख कारण पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन है। दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का मुख्य कारण जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। भूकंप में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है, ऊपर भूपरपटी वाला नहीं, भूपरपटी के नीचे जो मेंटल होता है, मेंटल में दो पार्ट में है, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल जो है दुर्बलता मंडल है। स्थेनोस्फीयर कहते हैं इसको। स्थेनोस्फीयर का शब्द का अर्थ जो है कि दुर्बलता मंडल से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। इसका विस्तार कितना? 400 किलोमीटर तक आंका गया है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? पी जो है कि पी का छाया क्षेत्र क्या है? पी का 105 से 145 है, जिसमें कि पी तरंग दिखाई नहीं देती है, छाया क्षेत्र है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अभिकेंद्र 52 है। भूकंप के अधिकेंद्र से निम्नलिखित कोणों के किस अंतराल के बीच पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो 105 से 145 पी का छाया क्षेत्र होता है। इस टाइम भूकंपीय तरंगे
105 से 145 के बीच में नहीं दिखाई देती है। सोल्फ तारा निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? जो सोल्फ तारा है वो जो है कि ज्वालामुखी का एक प्रकार है। सोल्फ तारा किसका? सोल्फ तारा जो है कि ज्वालामुखी का एक प्रकार है। सोल्फ तारा एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ऐसे धुआरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें अंधकीय धुआरे या सोल्फ तारा कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि वास्तव में यह गंधीय धुआरा है जिसे गंधकीय धुआं निकलता है। धुआरे का विस्तृत क्षेत्र अलास्का कटई ज्वालामुखी के समीप है। कटई ज्वालामुखी के समीप है। धुआरे का विस्तृत क्षेत्र अलास्का में कटई ज्वालामुखी के समीप है जिसे 10 धुआरों की घाटी कहते हैं और न्यूजीलैंड में इसे टापुओं का धुआरा कहते हैं। न्यूजीलैंड के प्लेस्टी की खाड़ी में इसे व्हाइट टापुओं का धुआरा कहते हैं। प्रशांत के किनारे रिम के किनारे के को भी कहा जाता है। जो प्रशांत का किनारा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आग की रिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग की रिम। प्रशांत किनारे मतलब रिम को क्या कहा जाता है? तो आग की रिम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो प्रशांत किनारे रिम क्षेत्र में विश्व के 2/3 भागों में ज्वालामुखी आते हैं। देखिए प्रशांत किनारे क्षेत्र में विश्व के लगभग 2/3 भागों में ज्वालामुखी आते हैं जो प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भाग द्वीप चापों के सहारे पाए जाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? दोनों तटीय भागों के द्वीप सहारे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर की आग की रिम कहा जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर की आग की रिम कहा जाता है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत चोटी इसी पेटी में पाए जाते हैं। इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है जैसे एल्यूशियन ज्वालामुखी द्वीप समूह, हवाई द्वीप आदि। अतः विकल्प बी सही है। लेपोलिथ चट्टान का आकार क्या है? तो लेपोलिथ जो है चट्टान का आकार कटोरे के आकार का होता है। तो कैसा होता है? कटोरे के आकार का। तो यह कटोरे के आकार का होता है। लेपोलिथ चट्टान कटोरे आकार का होता है। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। कमजोर धरातल में यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी या कटोरे के आकार में जम जाता है तो इसे हम लेपोलिथ कहते हैं। कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अवनति के तल में लावा का जमाव होता है। ये परतदार लहरनुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। यह फैकोलिथ कहलाते हैं। फैकोलिथ क्या है? फैकोलिथ परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, फैकोलिथ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीजीटी 2021 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं आता है? तो कौन सा पैसिफिक बेल्ट में नहीं आता? तो माउंट वेसुवियस नहीं आता है। अगला देखते हैं माउंट, इसका व्याख्या देख लेते हैं। माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेंस तथा माउंट किलायू ज्वालामुखी सकर्मक पैसिफिक बेल्ट में आता है जबकि माउंट वेसुवियस मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन बलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। तो माउंट पिनाटुबो, सेंट हेलेंस और माउंट किलायू जो है कि ये सब ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में शामिल है और माउंट वेसुवियस जो है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में। कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट बिली विस्फोट किस वर्ष हुआ जिसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए? तो देखिए ये 1902 में हुआ था जो है कि, और ये कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट बिली विस्फोट हुआ था जिसमें कि 28,000 लोग मारे गए थे। पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर भेदन हुआ। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोट उद्गार वाले ज्वालामुखी को पिलियन तुल ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद पूर्णतः अधिकांश रूप में नष्ट हो जाता है। इसी तरह लावा सुमात्रा जावा के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य में 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। देखिए कौन से ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं? तो पिलियन प्रकार के जो हैं ज्वालामुखी वो अधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे निकलने वाला लावा सबसे अधिक चिपचिपा तथा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है
तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैस इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज़ करती हुई धरातल पर आ जाती है। अगले उद्गार के समय जो नली में लावा जमा रहता है वो अचानक बाहर आता है, इसे पीली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। कौन सी भूकंपी लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं? समकोण पर कंपन जो है कि एस तरंग करती है, तो समकोण पर कंपन जो है कि एस तरंग करती है। अगला देखते हैं, देखिए एस तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एस तरंग ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार तथा गर्द बनाती हैं। देखिए क्या बनाती हैं? उभार और गर्द। ये भी पूछा जाता है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती हैं। एस तरंगे जो है कि कुछ समय बाद पहुँचती हैं, ये द्वितीय तरंगे कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम में चलती है। यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में चलती है। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की गति के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इससे दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। ज्वालामुखी शंकु उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए दिया गया है सिंडर शंकु मैक्सिको का माउंट जेरुलो है, पहला दिया गया है। सिंडर शंकु जो है कि मैक्सिको का माउंट जेरिलो है। दूसरा है यूएसए परजीवी ज्वाला शंकु यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता है। और तीसरा समग्र ज्वालामुखी शंकु सैन सल्वाडोर का माउंट ला इजाल्को है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। सिंडर शंकु प्रायः कम ऊंचे होते हैं। सिंडर शंकु प्रायः कम ऊंचे होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का सहयोग रहता है। जैसे मैक्सिको का माउंट जोरेलो, सान सल्वाडोर, माउंट इजाल्को आदि। एक ज्वालामुखी शंकु का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं, जिसे परपोषित शंकु या परजीवी ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता समग्र ज्वालामुखी शंकु कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। जैसे उसके बाद समग्र ज्वालामुखी शंकु कंपोजिट शंकु का उदाहरण है फिलीपींस का माउंट म्यान तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत, न कि सैन सल्वाडोर का माउंट इलाज्को। अतः युग्म फर्स्ट और सेकंड सही है, जबकि थर्ड गलत है। सिक्सटी क्वेश्चन है, भूकंप का अधिकेंद्र एक बिंदु से संबद्ध होता है, वह स्थान एपिसेंटर कहाँ है? वह स्थान जहाँ भूकंप महसूस किया जाता है। बी पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति का स्थान। सी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है। डी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहाँ पहला झटका महसूस किया जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप केंद्र की ठीक ऊपर होता है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो भूमध्य केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप का अधिकेंद्र एपिसेंटर एक बिंदु से संबद्ध होता है। पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 कोण पर होता है। देखिए अधिकेंद्र जो है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर यानी फोकस के ठीक ऊपर 90 के कोण पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सृष्टि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी अभ्यंतरिक स्थलाकृति है? ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित है वो सील है, अभ्यंतरिक है जो कि सील है। शंकु बाहर बनता है, ज्वालामुखी भी ऊपर ही होता है, कैल्डेरा भी ऊपर होता है। सील जो है कि परतदार एक अभ्यंतरिक स्थलाकृति है, चादर के जैसा। अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना या सील या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीत व घने मोटाई वाले को सील कहते हैं। कम मोटाई वाले को शीत, घने मोटाई वाले को सील कहते हैं। सील और शीत। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का विस्तृत रूप कैल्डेरा है। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का रूप जब विस्तृत हो जाता है तो कैल्डेरा कहलाता है। जब ज्वालामुखी के निस्तृत पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगता है। दुर्बलता मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित किन तरंगों के संचरण से किया जाता है? तो दुर्बलता मंडल का पी और एस तरंगों के संचरण से किया जाता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा पी और एस। दुर्बलता मंडल के पदार्थों की अवस्था का निर्धारण पी और एस तरंगों के संचरण से किया जाता है। पी तरंगे प्राथमिक तथा अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। पी तरंगे प्राथमिक तथा अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनकी गति ठोस में सर्वाधिक होती है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गमन करती हैं। मेंटल का ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। अगला देखते हैं 63। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है, क्या कारण है? गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियों। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरीके से ऑप्शन दिया गया। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए इसका डी दिया गया है कि एक से अधिक होगा। तो ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से है जिससे होकर के गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़ों तथा जलवाष्प आदि बाहर निकलते हैं। प्रेर विवर्तन की सिद्धांत का ज्वालामुखी उद्गार की सटीक व्याख्या की जाती है। भूगर्भ में ताप का अधिक होना ज्वालामुखी का जो है निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है भूगर्भ में ताप का अधिक होना, अत्यधिक ताप के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ, मैग्मा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना, ये सभी कारण जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूकंपी तरंगों के कौन से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होते हैं जिससे होकर वह गुजरती है? तो वेग और दिशा दोनों होना चाहिए। तो वेग और दिशा दोनों होगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूकंपी तरंगों के वेग और दिशा दोनों आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होते हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगे दो प्रकार की हैं, भूकंपी तरंगे व धरातली तरंगे। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के विमुक्त होने के दौरान होती हैं। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के विमुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। तरंगों के वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता है। तो भूकंपी तरंगों के वेग एवं दिशा दोनों आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा निर्धारित होती हैं। बुनियादी तौर पर जो भूकंपी तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती हैं, पहला भूकंपी तरंगे व धरातली तरंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पर दो प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन देखिए एनवीएस टीजीटी में पूछा गया था,
निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों के कौन से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं जिससे होकर वो गुजरती, तो वेग और दिशा दोनों से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप को निम्न में से कौन सी लहरें सबसे विध्वंसक होती हैं, तो एल लहरें, जो कि इसमें उभार और गर्त बहुत ज़्यादा होता है, संकुचन और फलवाय की प्रक्रिया, इसलिए बहुत ज़्यादा ही विनाशक हैं एल लहरें। एल लहरें सबसे विध्वंसक होती हैं। एल तरंगे धरातली तरंग भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, धरातली तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। देखिए शुरू में नहीं होती है, यह अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। पी तरंग से कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर ही होती है। यह तरंग शैल में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती है। एस तरंगे धरातल तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। देखिए जो एस तरंग है वो तरंगे धरातल तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उन्हें उभार व गर्त बनाती हैं, उन्हें उभार व गर्त होता है एस तरंगों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्टानों के कणों में पश्च और अग्र गति निम्नलिखित में से किन भूकंपीय तरंगों के द्वारा घटित होती है, पश्च और अग्र तरंगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से, ये देखिए इसका आंसर दिया गया है पी, ये सही है। उसके बाद निम्न में से कौन से बयान सही हैं भूकंप के संबंध में, इनमें से कौन से या सा बयान सही है। भूकंप के मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा, एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित प्रदेशों की जुड़ने वाली रेखाओं को सभूकंप रेखाएं कहते हैं। तो देखिए इसे भूकंप, जो पहला है भूकंप के मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, ये तो बात गलत है। इसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं, एपिसेंटर नहीं कहते हैं, इसे फोकस केंद्र कहते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा जो है कि एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित प्रदेशों की जुड़ने वाली रेखाओं को सभूकंप रेखाएं कहते हैं, ये बात सही है। भूकंप पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंग को महसूस किया जाता है। एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहाँ भूकंप की गतिविधियाँ शुरू होती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फोकस केंद्र कहते हैं, ना भी। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं, तो सबसे तेज गति से यात्रा देखिए, तो सबसे तेज गति से यात्रा जो है कि प्राथमिक तरंगें करती हैं, तो हमारा विकल्प जो है कि सी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, प्राथमिक तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं। यह तरंगें पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरती हैं, क्रोड से होकर के गुजरती हैं। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये प्राथमिक तरंग है, इसीलिए सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजरती हैं। सब हम लोग आगे व्याख्या में पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजरती हैं। क्रोड, पृथ्वी के क्रोड से जो कि गुजरने वाली तरंग है वो पी तरंग है। ये देखिए केवीएस पीजीटी में पूछा गया 2022 में, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है, तो देखिए कौन सा, ये जो है कि अनुवर्षा स्तरीय वार्प जो है ये ज्वालामुखी से नहीं है। इसके अलावा जो है कि क्रेटर, गीजर और डाइक ये सब ज्वालामुखी से ही बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप के आंतरिक की सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, इसमें से आपको चूज करना है, दिए गए कोड पर उचित उत्तर का चयन करें। तो ये देखते हैं, तो केवल बी जो है कि बी अर्थात केवल सेकंड मतलब ज्वालामुखी जो है कि आंतर्य की सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, मतलब जो इंटरर है
उसका इंटीरियर का जो है ज्वालामुखी ही केवल एक प्रत्यक्ष स्रोत है और ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत में ये इन बातों का याद रखिए कि जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं वो भूकंप, तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काएं आदि हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन जिनमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए जाते हैं। भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में मदद करती हैं। तो सी हमारा सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो दोनों बातें सही हैं। भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए जाते हैं। भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। जो ये भूकंप मापी यंत्र है, इस सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को विलेखित करता है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए व्याख्या आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 74। 132 ईसा पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो था वो चेंग हेंग था। पहला व्यक्ति कौन था? चेंग हेंग था, जो कि उपकरण को तैयार करने वाला था। देखिए व्याख्या दिया गया 132 ईसा पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के उपयोग किए जाने उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति चेंग हेंग था। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा से अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 और अधिक होती है सर्वाधिक शक्तिशाली। इसकी तीव्रता 6.0 है तो बहुत शक्तिशाली, और 7.0 है तो सर्वाधिक शक्तिशाली। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो चेंग हेंग इन्हीं का नाम है। तो यही थे। तो देखिए आज स्थलमंडल में यहाँ तक की वीडियो हम बनाते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो। और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।